नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और भारत के भूगोल में भी आज की हमारी क्लास है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर भारत कहाँ स्थित है और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, इसकी स्थिति का हम पता लगाएंगे आज की क्लास में। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान का यदि हमें पता लगाना है, कोई भी स्थान कहाँ स्थित है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक होती है अक्षांश रेखा और दूसरी होती है देशांतर रेखा। तो इन अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पृथ्वी पर हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। कोई भी स्थान कहाँ स्थित है, कहाँ से कहाँ तक फैलता है, इनका हम पता अक्षांश और देशांतर के माध्यम से लगाते हैं। तो पहले हमें समझना होगा अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है। तो पहले हम समझते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। क्या है अक्षांश रेखा? ये जो हमारी पृथ्वी है, जो कि एक विशाल पृथ्वी है, जो कि एक प्रकार से हम इसको गोल बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो आकार होता है वो होता है परवलयाकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो याद रखना, पृथ्वी का आकार परवलयाकार है, या इसी को हम बोलते हैं जियोइड। ठीक है। ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। यह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांटती है। पृथ्वी एक प्रकार का क्या है? ये गोला है, और इस गोले को भूमध्य रेखा ने दो बराबर भाग में बांटा है। तो जो ये ऊपर वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब है गोला का आधा भाग, और इसके नीचे वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा इस गोले को दो बराबर भाग में बांटती है। ऊपर वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो भूमध्य रेखा है, ये गुजरती है, ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। तो हम इस पृथ्वी पर समझेंगे अक्षांशी रेखा क्या है। तो अक्षांशी रेखा आपने देखा होगा, सामान्यतः पृथ्वी पर इस भूमध्य रेखा के समानांतर, इस भूमध्य रेखा के समानांतर इस प्रकार से आड़ी लाइनें आपने देखी होगी खींची हुई, ये काल्पनिक रेखाएं होती है। इन्हीं आड़ी लाइनों को हम कहते हैं अक्षांशी रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा के समांतर आड़ी लाइन है, इनको हम अक्षांशी रेखा कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये जो काल्पनिक लाइन है, आड़ी लाइनें हैं, जो अक्षांशी रेखा है, ये किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो कैसे हम इनको निर्धारित करते हैं इन अक्षांशी रेखा को? तो इसको हम समझते हैं। जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर अक्षांशी रेखा कैसे निर्धारित करते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यह है पृथ्वी का केंद्र, जो कि पृथ्वी के अंदर केंद्र में स्थित है, केंद्र बिंदु है। यहाँ से होते हुए, पृथ्वी के बीच से होते हुए ये एक रेखा हम खींचते हैं, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ये रेखा है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा के समांतर हमें कैसे अक्षांशी रेखा निर्धारित करना है? तो सबसे पहले तो मैं आपको अक्षांशी रेखा यानी अक्षांश की परिभाषा आपको बता दूं। अक्षांश क्या है? तो पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु, पृथ्वी पर स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझो कि ये पृथ्वी पर कोई बिंदु स्थित है, माना कि ये बिंदु ए है, और इस बिंदु ए को हम इस केंद्र से मिला दें, पृथ्वी के केंद्र से यदि हम मिला दें, तो पृथ्वी के केंद्र से मिलाने पर और भूमध्य रेखा के बीच हमें यहाँ पर एक कोण मिलेगा, और यहाँ पर जितने डिग्री का कोण मिलेगा उतना ही डिग्री का ये क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। माना कि हमें यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल मिला, तो ये बिंदु भी क्या कहलाएगा? हमारा 15 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये जो बिंदु है, ये है 15 डिग्री अक्षांश है।
अब पृथ्वी के चारों ओर ऐसे 15-15 डिग्री के कई सारे हम अक्षांश लेंगे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर 15-15 डिग्री के अक्षांश हम लेंगे और इन अक्षांशों को यहाँ पर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको एंगल कितना मिलेगा, 15 डिग्री का मिलेगा। तो इन 15 डिग्री के अक्षांशों को यदि हम एक रेखा के द्वारा मिला दें, एक रेखा से हम इन्हें आपस में मिला दें तो हमें यहाँ पर एक लाइन प्राप्त होगी और इसी लाइन को हम बोलेंगे क्या, 15 डिग्री अक्षांश। तो 15 डिग्री जो भी पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखा है वो कैसे निर्धारित करते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी के आधार पर हम पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखा निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो ये भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा के ऊपर जितने भी अक्षांश होंगे, इन अक्षांश, ये सारे अक्षांश कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में, इसीलिए ऊपर वाले सारे अक्षांश कहलाएंगे क्या, उत्तरी अक्षांश। जैसे ये 15 डिग्री अक्षांश है तो ये क्या कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश कहलाएगा, उत्तरी अक्षांश। और इस भूमध्य रेखा के नीचे जितने भी अक्षांश आएंगे वो आएंगे कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध वाले जितने भी अक्षांश होंगे उनको हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई एक बिंदु लिया और इस बिंदु को यहाँ पर हम केंद्र से मिला दें तो हमें यहाँ पर एक कोण प्राप्त होगा। माना ये कोण हमें 30 डिग्री का प्राप्त हुआ तो यह अक्षांश क्या कहलाएगा, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ऐसे 30-30 डिग्री के जितने भी बिंदु है पृथ्वी के चारों ओर, इन बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला दें, ये सारे बिंदु केंद्र से 30-30 डिग्री पर 30-30 डिग्री के कोण पर स्थित है और इन बिंदुओं को यदि हम आपस में मिला देंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगी एक 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के समांतर अक्षांशीय रेखाएं निर्धारित करते हैं। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांशीय रेखा हम निर्धारित कर सकते हैं या करते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर अनंत अक्षांशीय रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन प्रश्न आपका कुछ आप देखोगे कि पृथ्वी पर कितने अक्षांशीय रेखाएं हैं, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यह है हमारी पृथ्वी जिसको हम ग्लोब में प्रदर्शित करते हैं और यह है हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह है पृथ्वी का केंद्र। अब आप देखोगे ये ऊपर है उत्तरी गोलार्ध और नीचे है दक्षिणी गोलार्ध और यहाँ पर एक बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो केंद्र से आप देखोगे तो यहाँ पर हम कोई एक बिंदु लेंगे और ये बिंदु हमने माना कितने डिग्री पर लिया, 1 डिग्री के अंतराल पर लिया। तो यहाँ पर जो अक्षांशीय बिंदु हमें प्राप्त होगा वो होगा 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 1 डिग्री वाले जितने भी पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से अक्षांश है, इन अक्षांश को यदि हम आपस में मिला देंगे तो हमें 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा यहाँ पर प्राप्त होगी। ऐसे हम केंद्र से यहाँ पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर फिर लेंगे 2 डिग्री अक्षांश, फिर लेंगे 3 डिग्री अक्षांश, फिर लेंगे हम 4 डिग्री अक्षांश। ऐसे हमें ये 4 डिग्री अक्षांशीय रेखा प्राप्त होगी। फिर होगी हमें 5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, 6 डिग्री, ऐसे 7 डिग्री, 8 डिग्री करते हुए आप जाओगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर एक हाईएस्ट एंगल आपको मिलने वाला है 90 डिग्री। तो यानी कि हमें यहाँ पर प्राप्त होगा लास्ट में एक अंतिम अक्षांश जो कि 90 डिग्री उत्तर अक्षांश है। तो आप देखोगे कि 90 लाइन आप ऊपर निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांशीय रेखा स्थित है, तो 90 अक्षांशीय रेखा ऊपर स्थित है यानी उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे ही आप देखोगे 1-1 डिग्री के अंतराल पर दक्षिण में भूमध्य रेखा के नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर भी 1-1 डिग्री के अंतराल पर आपको अक्षांशीय रेखा मिलेगी। ये 1 डिग्री अक्षांशीय रेखा, फिर आपको मिलेगी यहाँ पर क्या 2 डिग्री अक्षांशीय रेखा, फिर आपको मिलेगी 3 डिग्री अक्षांशीय रेखा, फिर आपको मिलेगी 4 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ऐसे 5 डिग्री 6 डिग्री करते हुए आप जाओगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर मिलेगी एक 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो यानी कि आपको नीचे भी 90 अक्षांश रेखा मिलेगी और ऊपर भी कितनी अक्षांश रेखा आपको मिलेगी 90। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांशीय रेखा होगी, तो आप देखोगे 90 उत्तर में है और 90 अक्षांशीय रेखा कहाँ पर है, दक्षिण में। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को आप देखोगे ये कितने डिग्री का होता है ये अक्षांशीय रेखा। तो पृथ्वी के केंद्र से आप यहाँ पर एक बिंदु लोगे तो और इस बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिला दोगे तो भूमध्य रेखा और इस बिंदु के बीच जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री का। इसीलिए भूमध्य रेखा को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो एक हम इस 0 डिग्री को ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारे पास अक्षांशीय रेखा कितनी हो जाएगी, 181 यानी 181 अक्षांशीय रेखा पृथ्वी पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखना, कुछ विद्वानों का, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो उत्तरी ध्रुव है
उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव पर आपको एक यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश मिलेगा। तो कुछ विद्वानों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ जियोलॉजिस्टों ने इस 90 उत्तर को और 90 दक्षिण को अक्षांशी रेखा नहीं माना है। इसको केवल क्या माना है, एक बिंदु माना है। ये कोई रेखा नहीं होती है, उनका मानना है कि केवल ये एक बिंदु है। तो इसको यदि हम बिंदु मान ले, इन दोनों को, इनको रेखा ना माने, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगी अक्षांशी रेखा वो कितनी होगी, 179। तो ऑप्शन में आपको एग्जाम में या तो 181 मिलेगा या क्या मिलेगा आपको, 179। तो याद रखना पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांशी रेखा है, तो ऑप्शन में आपको देखना है या तो 179 होगा या फिर क्या होगा, 181। तो ये थी अक्षांशी रेखाओं की जानकारी। इसमें एक बात और याद रखना, जितने भी अक्षांशी रेखा है वो हमने 1-1 डिग्री के अंतराल पर निर्धारित की है। और टोटल कितनी अक्षांशी रेखा हमने निर्धारित की है, 181 या 179। अब इसमें आपको एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जितनी भी 181 जो अक्षांशी रेखा है, इन अक्षांशी रेखाओं में सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा आपको मिलेगी कौन सी, 0 डिग्री। ये वाली 0 डिग्री अक्षांशी रेखा सबसे बड़ी होती है। जैसे आप उत्तर में जाओगे ऊपर तो ये अक्षांशी रेखा छोटी होती चले जाएंगी, और नीचे भी आप जाओगे तो ये अक्षांशी रेखा छोटी होती चली जाएगी। तो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी होगी हमारी, 0 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, ये पृथ्वी का सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा है। और सबसे छोटी अक्षांशी रेखा कौन सी है, तो सबसे छोटी अक्षांशी रेखा आपको कहाँ पर मिलेगी, ये 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण में। तो ये 90 डिग्री अक्षांशी रेखा जो है पृथ्वी की सबसे छोटी। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखना है, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है, तो कुल अक्षांश की संख्या याद रखना, टोटल अक्षांश है 181 या फिर आपको मिलेगा 179। ठीक है, सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी अक्षांशी रेखा है 0 डिग्री। और सबसे छोटी अक्षांशी रेखा कौन सी है, तो क्या याद रखोगे, सबसे छोटी अक्षांशी रेखा है 90 डिग्री। ठीक है, और सारी अक्षांशी रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पर स्थित है। अब एक प्रश्न और आता है कि जो ये अक्षांशी रेखा है 1-1 डिग्री के अंतराल पर, इनके बीच की दूरी कितनी होती है। तो आप देखोगे इन अक्षांशी रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, तो इसे भी आप याद रखना। जो ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, इसके बाद में ये हमें 1 डिग्री अक्षांश मिलेगा, फिर ये हमें मिलेगा 2 डिग्री, फिर हमें मिलेगा ये 3 डिग्री अक्षांशी रेखा। तो लगातार 2 अक्षांशी रेखाओं के बीच ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर स्थित है लगातार सारी अक्षांशी रेखा। तो लगातार 2 अक्षांशी रेखाओं के बीच यहाँ पर भी आपको 111 किलोमीटर की दूरी मिलेगी, यहाँ पर भी आपको 111 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। तो प्रश्न आता है कि लगातार 2 अक्षांशी रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है, तो क्या बताओगे, 111 किलोमीटर। ठीक है, तो लगातार 2 अक्षांशी रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और आपको इसमें एक बात याद रखना कि जो अक्षांशी रेखा है, इन अक्षांशी रेखाओं के बीच का जो एरिया है, ये वाला इन अक्षांशी रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम जोन या कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जोन, या फिर इसी को हम हिंदी में बोलते हैं कटिबंध। ठीक है, इसके अलावा अक्षांश रेखा से आपका और क्या प्रश्न बनेगा, अक्षांशी रेखा में आप देखोगे तो 0 डिग्री से जैसे ही आप ऊपर जाओगे और नीचे जाओगे, यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाओगे, तो तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी। ठीक है, कैसे, आप देखोगे ये जो पृथ्वी है और ये हमारी है 0 डिग्री लाइन, तो 0 डिग्री लाइन से आप उत्तर में चलोगे यानी उत्तरी ध्रुव की ओर चलोगे, या फिर नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर चलोगे। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव की ओर चलोगे तो तापमान में कमी होगी। यानी सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर होता है, 0 डिग्री से लेकर इधर 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान होता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तापमान में कमी होती जाएगी, और इधर भी नीचे जाओगे तो तापमान में कमी होती जाएगी। यानी आपको क्या याद रखना है कि उत्तरी, इसमें आपको यह याद रखना है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, दोनों ध्रुवों की ओर आप जाओगे तो तापमान में कमी होती है। इसके बाद में आपको एक बात और याद रखना है कि भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाओगे, भूमध्य रेखा से आप जब ध्रुवों की ओर जाओगे तो एक तो तापमान में कमी होती है, और दूसरा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, जैव विविधता में भी कमी होती है। ठीक है, जैव विविधता में कमी होती है।
ये दोनों बात याद रखना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है और जैव विविधता में भी कमी होती है। यानी कि ये भूमध्य रेखा से आप उत्तरी ध्रुव पर जाओ या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ोगे तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी में भी कमी होगी, क्योंकि आप भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाओगे तो आप देखोगे कि ठंडा क्षेत्र आपको मिलेगा। इधर उत्तरी ध्रुव पर भी आपको ठंडा क्षेत्र मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव पर भी आपको ठंडा क्षेत्र मिलेगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, इधर अंटार्कटिका पड़ता है जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो तापमान, इधर गर्म क्षेत्र था, तापमान में कमी हुई, ठंडा क्षेत्र आने लगा और जैव विविधता में भी कमी आने लगेगी, क्योंकि इस क्षेत्र में, यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है और ऊपर जाने पर जैव विविधता कम होती है। आप देखोगे दक्षिणी ध्रुव पर एकमात्र पेंगुइन पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। ये बिल्कुल निर्जन और वीरान महाद्वीप है, आपको पता है जीव यहाँ पर नहीं पाए जाते, यानी कि जीवों की संख्या में क्या होती गई, कमी होती गई, यानी कि तापमान में भी कमी हुई और जैव विविधता में भी कमी हुई। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और तीसरी बात इसमें याद रखना है कि भूमध्य रेखा से आप जब ध्रुवों की ओर जाते हो, भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हो तो दिन रात की अवधि में भी अंतर बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है, दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। ठीक है, तो तीन बात यहाँ पर आपको याद रखना है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाने पर दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता है, दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता है, अवधि में अंतर बढ़ता है। इसको आप यूं समझो कि भूमध्य रेखा से आप चाहे उत्तर ध्रुव पर जाओ या दक्षिणी ध्रुव पर जाओ, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ेगा। जैसे आप देखोगे यहाँ पर भूमध्य रेखा पर हमारे 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखोगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचोगे तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात, यानी कि ऊपर और नीचे जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये तीन बात आपको मुख्य याद रखना है इस अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। क्या क्या, ध्रुव, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, जैव विविधता में कमी होती है और दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। ठीक है, तो ये इतनी सामान्य जानकारी थी अक्षांशीय रेखाओं के बारे में। तो क्या क्या चीजें आपको अक्षांशीय रेखाओं में याद रखना है। अक्षांशीय रेखा क्या है, तो पृथ्वी पर स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 या 179 है। सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है 0 डिग्री, सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा है 90 डिग्री। लगातार दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच कितनी दूरी है, 111 किलोमीटर की। ठीक है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी होती है, जैव विविधता में कमी होती है और तीसरी बात याद रखना, दिन रात की अवधि में अंतर बढ़ता है। तो ये थी जानकारी अक्षांशीय रेखाओं की। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो समझते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखा क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। देशांतर रेखा, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर है उत्तर की ओर एक उत्तरी ध्रुव और नीचे की ओर आपको मिलेगा क्या, दक्षिणी ध्रुव। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए हम एक काल्पनिक रेखा खींचे तो ये काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है। इधर वाला भाग, ये वाला जो भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला जो भाग कहलाएगा, ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोले का आधा भाग। तो ये जो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्से में बांटती है, पूर्व वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी। ठीक है, अब आप देखोगे कि देशांतर रेखा है क्या, तो देशांतर रेखा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब पृथ्वी पर कितनी देशांतर ही रेखाएं खींची गई है, तो 1-1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी के चारों ओर टोटल कितनी देशांतर रेखा है, तो ये माना कि ये एक देशांतर रेखा है जिसको हमने माना ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के बाद में ये एक हमने देशांतर रेखा खींची, कितने डिग्री पर माना, 1 डिग्री पर। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक देशांतर रेखा हमने खींची 2 डिग्री पर। ऐसे हमने यहाँ पर एक देशांतर रेखा खींची 3 डिग्री पर। फिर आप देखोगे ये देशांतर रेखा खींची हमने
4 डिग्री पर। ऐसे ही 4 डिग्री के बाद में आप देखोगे 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8, 9, 10 ऐसे घूमते हुए आप पृथ्वी के चारों ओर घूम जाओगे। तो एक एक डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी के आप चारों ओर एक सर्कल बना लोगे, चारों ओर घूमोगे, तो टोटल आप 360 डिग्री घूमेंगे। यानी कि पृथ्वी पर कुल जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 360। ठीक है, तो पृथ्वी पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुल कितनी देशांतर रेखा है, तो 360 देशांतर रेखा है। अन्य देशांतर रेखाओं से और क्या क्या प्रश्न आपके बनेंगे, देशांतर रेखाओं से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे, तो इसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर एक बात समझना, ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। पहली बात याद रखना, इसमें जितनी भी देशांतर रेखा है ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, ये समांतर नहीं होती है। जबकि अक्षांशीय रेखा कैसी थी, एक दूसरे के समांतर। हमने देखा था कि ये जो पृथ्वी है और ये पृथ्वी के पर जो अक्षांशीय रेखा है वो सब एक दूसरे के कैसे थी, ये समांतर थी। जबकि देशांतरी रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। दूसरी बात यहाँ पर समझना है कि ये एक एक डिग्री के अंतराल पर है। ठीक है, अब आप देखोगे ये पृथ्वी के बीचों बीच से हमने देखा था ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि इन देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी है वो एक समान नहीं है। देखो आप माना कि आपने देखा ये वाली एक देशांतर रेखा है, ये वाली देशांतर रेखा, इसके बाद में यहीं से ध्रुव से निकलती है ये देशांतर रेखा और ये दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त होती है। यहाँ पर ये याद रखना, देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। तो इनके बीच, दोनों देशांतर रेखाओं के बीच आप दूरी देख रहे हो एक समान नहीं है। ध्रुवों पर दूरी सबसे कम है, यहाँ पर दूरी कम है। जैसे जैसे आगे आप बढ़े दूरी क्या होती गई, बढ़ती गई, और ये दूरी 0 डिग्री तक बढ़ेगी, फिर भूमध्य रेखा तक बढ़ेगी। भूमध्य रेखा के बाद पुनः इनके बीच दूरी कैसी होती जाएगी, ये घटती जाएगी और ध्रुव पर जाकर ये दोनों रेखा आपस में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है, यहाँ की याद रखना आपको 0 डिग्री की सबसे अधिकतम दूरी, यहाँ पर जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरी रेखाओं के बीच, लगातार दो देशांतरी रेखाओं के बीच दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, इसके बाद में जो देशांतर रेखा है, इन देशांतर रेखाओं के बीच का जो एरिया है, हमने अक्षांशीय रेखाओं के बीच के एरिया को क्या कहा था, जोन या कटिबंध कहा था। जबकि देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं, गोरे, या फिर कहीं कहीं आपको मिलेगा गोर। ठीक है, गोर या गोरे हम कहते हैं देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखना, जो देशांतर रेखा है इनका महत्व क्या है, तो देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। इससे हम किसका निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं। समय, प्रश्न आता है समय का निर्धारण किन रेखाओं से किया जाता है, तो देशांतर रेखाओं से किया जाता है। अब पृथ्वी पर समय निर्धारित करने के लिए एक 0 डिग्री देशांतर रेखा मानी गई। देखो सारी 360 देशांतर रेखा एक समान है और इनमें एक 0 डिग्री जो देशांतर रेखा मानी गई है, माना ये जो देशांतर रेखा है ये जो 0 डिग्री मानी गई है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है लंदन के ग्रीनविच से। कहाँ से गुजरती है, सबको पता है, ये लंदन के ग्रीनविच से ये गुजरती है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर मानते हैं। और 0 डिग्री से इधर वाली जितनी भी देशांतर रेखा है, इधर आप देख रहे हो कि इधर से सूर्योदय होता है, इसीलिए इधर का जो समय है वो आगे होता है 0 डिग्री से, और इधर पीछे की जितनी भी देशांतर रेखा है, जितने भी इधर देश पड़ते हैं, इधर सूर्योदय बाद में होगा, इसीलिए इधर का जो समय होता है वो पीछे चलता है। ठीक है, तो इस 0 डिग्री से इधर वाला समय आगे चलता है और इधर वाला जो समय है वो कैसा रहता है, पीछे चलता है। तो आप यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि देशांतर रेखा का महत्व क्या है, तो देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो लंदन के ग्रीनविच से ये देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, अब हमने देखा है देशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हमने सामान्य जानकारी समझने का प्रयास किया। इतनी बात आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में पता होनी चाहिए। अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हम देखेंगे कोई भी स्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसमें हम देखेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है पृथ्वी पर और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसमें एक बात और याद रखना कि जो ये देशांतर रेखा है और ये जितनी भी अक्षांशीय रेखा है पृथ्वी पर, ये 100 हमने देखा 179 अक्षांशीय रेखा और 360 देशांतर रेखा, तो इनको हम जब ये काल्पनिक रेखा निर्धारित करते हैं पृथ्वी पर तो आपको एक जाल जैसी रचना दिखाई देगी, और ये जो जाल जैसी जो रचना है इसको हम बोलते हैं ग्रिड।
क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रिड। तो प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर लोकेशन पता करने के लिए किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बताओगे, ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पृथ्वी पर कोई भी स्थान कहाँ स्थित है उसका पता हम किस पद्धति से लगाते हैं, तो ग्रिड पद्धति से हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो यह थी देशांतर और अक्षांश रेखाओं की थोड़ी सी जानकारी। अब ये देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम फिजिकल जियोग्राफी के पार्ट में हम पूरा अक्षांश देशांतर रेखा के बारे में पूरी डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं जिसमें हम भारत की स्थिति को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी इतनी सी थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। दोस्तों आगे हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भारत कहाँ स्थित है और कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो हमने इस पृथ्वी पर देखा था कि पृथ्वी के बीचों बीच ये हमने देखी थी एक 0 डिग्री, यानी किसी को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ऊपर वाला भाग हमने देखा था, इसको कहा था हमने उत्तरी गोलार्ध, इसको हमने कहा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो स्थित है पृथ्वी पर वो आपको मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर भूमध्य रेखा के ऊपर आपको यहाँ पर भारत मिलेगा, जो कि उसकी स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए हमने काल्पनिक रेखा देखी थी। ये माना यह है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा से आप देखोगे भारत इधर है। ये देशांतर रेखा भारत पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटेगी। इधर वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत स्थित है इस देशांतर रेखा से। आप देखोगे तो इधर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, और अक्षांश रेखा से देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपको भारत मिलेगा। तो जो भारत की स्थिति है पृथ्वी पर वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कहाँ पर स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत पृथ्वी पर कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसका विस्तार देखोगे कहाँ से कहाँ तक भारत फैला हुआ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में किस अक्षांश से प्रारंभ होता है और कहाँ तक फैला है, तो विस्तार हम देखेंगे। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ये है 0 डिग्री लाइन, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके बाद में ये हमने देखी थी देशांतर रेखा, जो कि 0 डिग्री है, लंदन के ग्रीनविच से ये गुजरती है। अब जो भारत स्थित है, भारत यहाँ पर स्थित है, यानी भारत का हम थोड़ा सा इसको नक्शे में बनाने का मैं प्रयास करूँ यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से नक्शे में आपको भारत देखने को मिलेगा। तो ये जो भारत है, भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो 0 डिग्री के बाद में आप देखोगे ऊपर की ओर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसी अक्षांशीय रेखा आपको मिलेगी। तो यहाँ से भारत से, जहाँ से भारत की जो मुख्य भूमि प्रारंभ होती है, यहाँ से जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, ये अक्षांशीय रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट। 0 डिग्री से ऊपर है, इसलिए ये कौन सी अक्षांश होगी, उत्तर अक्षांश, उत्तर अक्षांश। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से। और कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये, तो 8 डिग्री से लेकर ये यहाँ तक फैला हुआ है। भारत का विस्तार यहाँ समाप्त होता है। तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजरती है, ये गुजरती है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी ऊपर है, इसलिए ये भी कौन सी अक्षांश होगी, उत्तरी अक्षांश। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। यहाँ पर उत्तर लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि 8 डिग्री आपको नीचे दक्षिण में भी मिलेगा और 37 डिग्री दक्षिण में भी मिलेगा, इसीलिए आपको उत्तर लगाना है। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। तो यह है भारत का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद में आप देखोगे देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार में आप देखोगे तो ये जो खड़ी लाइन है, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ से भी 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसी देशांतर रेखा गुजरेगी। तो भारत जिस देशांतर रेखा से प्रारंभ होता है, ये माना कि भारत इस देशांतर रेखा से, यहाँ से प्रारंभ होता है इस देशांतर रेखा से। तो जो देशांतर रेखा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यहाँ पर पूर्व लगाना नहीं बोलना है, क्योंकि इधर वाली जितनी देशांतर है वो पूर्वी है, और 0 से इधर वाली जितनी भी देशांतर रेखा है वो
पश्चिमी देशांतर है। तो भारत का ये जो वाला पश्चिमी हिस्सा है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है, और भारत के पूर्वी भाग से, यहाँ से लास्ट ये पूर्वी छोर से यहाँ से जो देशांतर रेखा गुजरती है, ये वाली जो देशांतर रेखा है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो ये है भारत का देशांतरी विस्तार। कहाँ से कहाँ तक है देशांतरी विस्तार? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है। तो यह है भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे भारत में दो मुख्य अक्षांश और हैं। एक तो भारत के बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से यहाँ से एक अक्षांश गुजरती है। इस अक्षांशी, ये वाली जो अक्षांशी रेखा है यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, और इसके बाद में भारत में आप और एक और देशांतर रेखा आप देखोगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये वाली जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम कहते हैं भारत की मानक समय रेखा। ये वाली जो पूर्वी देशांतर है इसको हम कहते हैं भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, इसी मानक समय रेखा से 82.5 डिग्री से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है ये 0 डिग्री जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, और इसी 0 डिग्री से जो 82.5 डिग्री हमारी जो मानक समय रेखा है ये इस 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। तो कैसे 5.5 घंटे आगे है इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत की स्थिति एवं विस्तार।